हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की क्लास को। और मैथ्स में मैं चैप्टर 3 को स्टार्ट कर चुकी हूँ। 2 क्लासेस ऑलरेडी इस चैप्टर की हो चुकी हैं। 2 टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। आप उन 2 क्लासेस को ईज़िली वहाँ से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 3 को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई थी। मैंने इससे पहले जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड आई थिंक वो प्रॉब्लम है और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये लॉकडाउन पीरियड के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग क्लासेस के लिए लेवल के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन्स उसने रखे हुए हैं। और ये कॉम्पिटिशन्स में मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो इसका एक पैम्पलेट है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप उस पैम्पलेट को, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उस पैम्पलेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। In previous class we discussed about the topic the algebraical and the graphical representation of the pair of linear equations in two variable, and today we will discuss about the graphical method of solution of a pair of linear equations. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करवाती हूँ प्रीवियस क्लास को, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट कैसे किया जाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज है टॉपिक जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका था, अब उसमें क्या करना है, हमें ग्राफ के थ्रू ही कैसे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे पता लगाने हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जब हम कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करते थे तो आपको 3 तरीके की लाइन मिलती थी। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था वो दोनों इक्वेशंस की जो लाइन प्लॉट होंगी वो पैरेलल लाइन हो सकती हैं। दूसरा, वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो सकती हैं। ठीक है, पैरेलल जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगी, और जो आपका कोइंसिडेंट लाइन थी वो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की लाइंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि आपके इस टॉपिक में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो इसमें है आपका एक जो वर्ड आप देखोगे इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक बार मैं फिर से आपको सॉल्यूशन को भी रिकॉल करवा देती हूँ। प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर देती हूँ कि आपके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल गिवन रहेगा और उसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि आपके जो दोनों इक्वेशंस होती हैं उनमें जनरल फॉर्म है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी 2 जनरल फॉर्म थी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, जहाँ पे आपका a1 क्या है, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, आपका फर्स्ट इक्वेशन में a2 आपका कोफिशिएंट था x का सेकंड इक्वेशन में। इसी तरीके से b1 आपका फर्स्ट इक्वेशन में जो y है उसका कोफिशिएंट है और b2 आपका सेकंड इक्वेशन में जो y है उसका कोफिशिएंट है। c1 एंड c2 आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो ये आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म थी। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या था, हम x और y की ऐसी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होती थी जिसमें कि क्या हो, आपका x और y की वैल्यू को पुट करने पे आपके किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता था, वही पॉइंट आपका सॉल्यूशन हो जाता था। ठीक है,
तो यही है आपके आज के टॉपिक में कि हमें क्या करना है, उन सॉल्यूशन को हम कैसे पता लगाएंगे कि जब हमने कोई भी लाइंस का जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने हैं, ठीक है, या आपके उस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं भी या नहीं है, और ग्राफ में वो सॉल्यूशन होते कहाँ पे हैं, हम किस तरीके से पता लगाएंगे ग्राफ के थ्रू कि वो सॉल्यूशन है कितना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, आपको पता है कि ये होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कोई भी दो लाइन एक दूसरे को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस होंगी तो हमेशा ध्यान रखना सॉल्यूशन होता है। आप ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन पता कैसे लगाओगे, आप इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर दो कि जहाँ पे भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर मीट करती हूँ या टच करती हूँ, वही पॉइंट आपका उन दो लाइंस का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो आपको पता है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही होगा। जिस पॉइंट पे उसने क्या करा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वही पॉइंट दोनों लाइन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि जैसे मैं ये ग्राफ ले लेती हूँ, इस ग्राफ में सपोज ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अब x और y की वैल्यू ऑब्वियसली आप ग्राफ में आपको पता होगा कि किस तरीके से देखना होता है। तो सिंपल है कि x में सपोज ये लाइन कहाँ पे मिली है, अगर हम इसको नीचे देखें, आप नीचे जहाँ पे भी वो पॉइंट होता है, ये पॉइंट है, इसको आप नीचे देखो कि ये x एक्सिस में कहाँ पे आ रहा है, तो सपोज ये कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, ठीक है। और y की साइड पे भी आप क्या करोगे, y एक्सिस की तरफ उस पॉइंट को ले जाओ, तो वो कहाँ पे मीट कर रहा है, 2 पे। तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस है इनका एक ही सॉल्यूशन है, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं या टच कर रही हैं, तो मतलब इनका एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और वो कितना है, 3,2, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं हम सेकंड, आपका कौन सी लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो कि ये है आपका दो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, उनका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता है कि दोनों लाइन आपका एक दूसरे पे ही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है, सेम आपके पॉइंट्स हैं, सेम ही वो दोनों लाइन एक ही लाइन को क्या करती हैं, शो करती हैं। तो ये दोनों लाइन आप बाय ग्राफ आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं या मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों लाइंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे टच करें तो हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली इसके कितने सॉल्यूशंस हैं और कौन सा इसका सॉल्यूशन है, तो इसके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो उस लाइन पे आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड टाइप की लाइंस आपके थी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस का ग्राफ होता है इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि ये है आपकी पैरेलल लाइंस। अब मैंने बताया था कि सॉल्यूशन होता है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करती हूँ या मीट करती हूँ या इंटरसेक्ट करती हूँ। आप पैरेलल लाइंस में देख सकते हो कि पैरेलल लाइन होती ही वही लाइन है जो कहीं पे भी एक दूसरे को टच ही नहीं कर सकती है। तो ये लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशंस। तो जहाँ पे भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी क्या टाइप ऑफ लाइंस, आप कैसे पता लगाओगे ग्राफ के थ्रू कि आपके कितने सॉल्यूशंस हैं या किसी लाइन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। आपका सबसे पहले पेज नंबर NCERT 45 में एक पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाहूँगी कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये भी आप ध्यान रखना कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं और उनका नो सॉल्यूशन है, मतलब वो अगर पैरेलल लाइंस है, तो हमेशा ध्यान रखना उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसके अपोजिट में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो,
ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो मतलब सॉल्यूशन होने चाहिए चाहे वो कितने भी हो, तो वो हो जाती हैं आपकी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, इस चीज़ को आप नोट भी कर लेना कि जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो होते हैं इनकंसिस्टेंट, और जिनके सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट। ये आपका एनसीईआरटी में ही आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें आपके क्वेश्चंस में ये काम आएगा। ठीक है, a pair of linear equations which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such a pair is called a dependent pair of linear equations in two variable. अब आपका चाहे आप दोनों को consistent बोलो या फिर जिसके infinitely many solutions थे उसको आप dependent pair of linear equation भी बोलते हो और उसको consistent भी हो जाता है वो। ठीक है, वैसे आपका inconsistent और consistent ही पूछा जाता है, dependent पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि जहाँ पे infinitely many solutions होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेज नंबर 46 में भी गिवन है ये चीज़, आपके पॉइंट्स में गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो जो लाइन है अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उस केस में उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सेकंड है द लाइंस में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, और वो हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, पैरेलल के कंडीशन में नो सॉल्यूशन हो जाता है और वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाती हैं। थर्ड है द लाइंस में बी कोइंसिडेंट एंड इन दिस केस द इक्वेशंस हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इसको हम कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कि कितने सॉल्यूशन होते हैं या नहीं होते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब सेकंड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी लीनियर इक्वेशंस, तो आप उन्हें देख के इन शॉर्ट आप कैसे पता लगाओगे कि ये किस टाइप की लाइन्स हैं, आपकी पैरेलल है या आपकी इंटरसेक्टिंग है या आपकी कोइंसिडेंट लाइन्स है। ठीक है, तो यही आपका इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो मतलब बिना ग्राफ के आपको किस तरीके से पता लगाना है कि किस टाइप की लाइन्स है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने क्लास को स्टार्ट करने में ही आपसे डिस्कशन किया था, A1 B1 जनरल फॉर्म आपके साथ डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको A1 A2 B1 B2 एंड C1 एंड C2 इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो बस आपको यही चीज़ क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में आपको A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की दोनों इक्वेशन से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अलग से लिख देना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि विद साइन इनको लिया जाता है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपके पास अगर इक्वेशन होगी, जैसे सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देती हूँ। फर्स्ट है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है आपका 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो इसमें अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँगी A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका A1 जो कि आपका कोफिशिएंट होता है x का, तो कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन को देखो 1। ठीक है, B1 आपका हो गया -2 क्योंकि y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है -2। C1 यहाँ पे कितना है, 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में आपका A2 कितना है 3, B2 कितना है 4 एंड C2 कितना है यहाँ पे -20 जनरल फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके आ गई A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2। अब आपको क्या करना होता है शॉर्ट के लिए कि आप कैसे पता लगाओगे कि किस टाइप की इक्वेशन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है A1 अपॉन A2 की, B1 अपॉन B2 की एंड C1 अपॉन C2 की। आप सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करो A1 अपॉन A2। ठीक है, तो कितना आ गया 1/3। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -2/4। अगर आप इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 अपॉन -20, तो मतलब आपकी वैल्यू आई है 0। यहाँ पे आप तीनों वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपकी तीनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल हैं ही नहीं, कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। तो अगर आपका कंडीशन, आप तीन कंडीशन आपको पेज नंबर 47 एनसीईआरटी में गिवन है,
इफ़ A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यहाँ पे C1 अपॉन C2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं आती हैं तो इन टाइप की लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि मैंने इस एग्जांपल में आपके साथ बताया भी कि यहाँ पे वैल्यू मैच ही नहीं कर रही है। तो ये टाइप की जो इक्वेशंस हैं ये कौन सी इक्वेशंस हो जाएंगी, अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो आ जाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। सेकेंड है आपका इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों की वैल्यू एक दूसरे से मैच करती है, सेम आती है, इक्वल आती है, तो उन टाइप की लाइंस हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। थर्ड है आपका इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर आपका A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाता है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आता है, तो वो टाइप की लाइंस हो जाएंगी आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो पेज नंबर 46 से मैं ये एक छोटा सा टेबल है, टेबल 3.4, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें आपका एक एक एग्जाम्पल गिवन है हर एक टाइप ऑफ लाइन से। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया, तो वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड एग्जाम्पल है उसमें आपका जो आ गया है वो आई है कोइंसिडेंट लाइंस आई हैं, बिकॉज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप कंपेयर कर सकते हो एग्जाम्पल से, तीनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ठीक है। गिवन भी है कितनी कितनी है, तो इसके आगे आपका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जब सारे इक्वल हैं। और थर्ड है आपका जो गिवन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये आ गया आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे कि थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे A1 अपॉन A2 में लिखा हुआ है 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 में लिखा हुआ है 2 अपॉन 4 एंड C1 अपॉन C2 में लिखा हुआ है -4 अपॉन -12। तो आप बोल सकते हो कि ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, आप क्या करो, हमेशा जो लास्ट जो आंसर होता है वो होता है लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करो। तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू जो आपका 2 अपॉन 4 है, अगर आप उसको कट करोगे तो वो भी कितना होता है, 1 अपॉन 2 होता है। तो मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है। बट अगर आप 4 और 12 को कट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 1 अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 आ रहा है। तो फर्स्ट दो आपके इक्वल आ रहे हैं बट थर्ड आपका इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगी, पैरेलल लाइंस हो गई। तो पैरेलल लाइंस में क्या हो गया था, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये था आज आपका टॉपिक। इसमें आप रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 में देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप इक्वेशंस बनाओ, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करो, सिंपल है। सेकेंड में मैं बता चुकी हूँ कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इनको आपको फाइंड आउट करना है और बताना है कि कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, कौन सी कोइंसिडेंट है और कौन सी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी यही है, आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लाइन बताना है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसी तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे इसमें आपका 5th, 6th एंड 7th ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूँगी। और क्लास में मैंने फर्स्ट में आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज 3.1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये मैं आप लोगों के साथ इसका सॉल्यूशन आपको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये है मेनली आपका एज का प्रॉब्लम है, एज की प्रॉब्लम है, बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो बस इसमें आप दो जो वर्ड होते हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखो अपने माइंड में कि एगो मतलब पहले वाली एज के बारे में बात हो रही है और आफ्टर मतलब बाद वाली एज के बारे में बात हो रही है। तो हमेशा जो सपोजिशन होता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सपोज क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि आपका डिपेंड करता है सपोजिशन में सारा कुछ। अब आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चंस में सपोजिशन क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट।
हमेशा जो प्रेजेंट एज होती है, दो लोगों की एज के बारे में अगर बात हो रही है तो हमेशा जो प्रेजेंट वाली एज होगी हमें उसी को सपोजिशन करना है। तो अगर दो लोगों की बात हो रही है, अगर मेरी बात हो रही है तो मैं अपना x मान लूँगी, किसी दूसरे की बात हो रही है तो मैं उसको y मान लूँगी। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर एगो की बात हो रही है, 4 साल पहले की बात हो रही है, तो सिंपल सा है, पहले की बात हो रही है तो माइनस होता है, हम x-4 कर देंगे और जो दूसरे की एज है वहाँ पे भी हम y-4 कर देंगे तो 4 साल पहले की एज निकल जाएगी। बट अगर हम आफ्टर की बात करते हैं कि 4 साल बाद की बात है तो मैं अपने में प्लस कर दूंगी वो एज। अगर मैं अभी 20 की हूँ तो आफ्टर 4 ईयर्स में 24 की हो जाऊंगी, उस 4 को मुझे ऐड करना पड़ेगा तो x+4 हो जाएगा और दूसरे की जो एज है उसमें y+4 हो जाएगा। तो ये इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आप नोट कर लेना। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और एक और चीज़ मैंने क्लास में आपके साथ पहले ही शेयर किया था कि इसरो ने एक कंपटीशन आप लोगों के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कंपटीशन रखा है। तो कंपटीशन से रिलेटेड ये इमेज मेरे पास थी तो मैं ये इमेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपका क्लास वाइज आपका कॉम्पिटिशन्स है, ठीक है। ये आपका छोटी क्लास के लिए है, मिडिल क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज़रूर इस कंपटीशन में पार्ट लेना। डिटेल्स आप गूगल में आप सर्च कर लेना, आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।